हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेंट्रोसोम्स को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा कि सेंट्रोसोम, वर्ड सेंट्रो का मतलब होता है सेंटर, सोमा मीन बॉडी, यानी जो सेल है उसके सेंटर में न्यूक्लियस के कहीं राइट, लेफ्ट या ऊपर नीचे करीब के पास पे ये सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। और एक और अहम बात कि सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में और कुछ लोअर प्लांट सेल में पाए जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली प्लांट सेल में, हायर प्लांट सेल में ये नहीं पाए जाते। इसलिए इन्हें कंसिडर किया जाता है कि ये सिर्फ एनिमल के सेल में पाए जाने वाली ऑर्गेनेली है। अब जनाब होते क्या है, इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। दे आर स्मॉल, होलो, सिलेंड्रिकल एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली फाउंड ओनली इन एनिमल एंड लोअर प्लांट्स बट दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। ठीक है जी, ऐसे लंबे लंबे लेकिन होते बिल्कुल छोटे से। यहां मैंने बहुत बड़े बनाए लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं। सिलेंड्रिकल, देख सकते हैं आप, एक सिलेंडर की तरह है। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड दे आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स एंड लोअर प्लांट्स, जैसे मैंने आपको बताया हायर प्लांट्स में ये मिसिंग होते हैं। किसने डिस्कवर किए थे जी? दे वर फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय वैन बेनेडेन। वैन बेनेडेन ने 1883 में इनको पहली बार डिस्कवर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसकी मुकम्मल तौर पर जो डिस्क्रिप्शन, फंक्शन और इसका नाम नहीं रख पाए। सिर्फ उसने एक कंसिडर किया था, बताया था कि न्यूक्लियस के सेंटर में, सॉरी सेल के सेंटर में, न्यूक्लियस के आसपास इस तरह की बॉडीज पाई जाती हैं जिन्हें सेंट्रोसोम का नाम दिया बाद में। बट देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड नेम वर गिवन बाय थॉडर बोवरी। थॉडर बोवरी ने 1888 के अंदर इसका नाम रखा और इसको मुकम्मल तौर पर इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन किया। जनाब हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल बॉडीज कॉल्ड सेंट्रियूल्स। अगर हम यहां जरा गौर करें तो ये एक मुकम्मल सेंट्रोसोम, मैंने सेंट्रियूल्स आपके सामने ही बनाया है, ये सेंट्रोसोम नहीं है। लेकिन असल में जब दो इस तरह के सेंट्रियूल्स आपस में यू मिले होते हैं तो इस मुकम्मल बॉडी को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। दे आर टू इन नंबर्स एंड प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। ये दो होते हैं तादाद में और न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं। बोथ द सेंट्रियूल्स लाइज एट 90 एंगल ऑफ 90 on each other and their size is 0.2 micrometer in diameter and 0.3 to 0.5 micrometer in length। एक बात तो ये है कि जनाब ये किस तरह मौजूद होते हैं, ये बिल्कुल इस तरह 90 का एंगल बनाते हैं। अगर एक इस तरह नीचे लेटा हुआ है तो दूसरा उसके ऊपर बिल्कुल यूं 90 का एंगल बनाता है, यानी 90 के एंगल, राइट एंगल भी इसे हम कहते हैं, इसके अंदर ये मौजूद होते हैं। और अगर इनके डायमीटर की बात करें तो ये यहां से लेकर यहां तक इनका जो डायमीटर है ये तकरीबन 0.2 माइक्रोमीटर होता है, जबकि लंबाई की बात करें तो लेंथ में ये तकरीबन 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर के लगभग होते हैं, यानी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है और डायमीटर इनका काफी कम होता है। यहां एक और बात, each centriole is consist of 9 triplet microtubules arranged in the form of ring। यहां जरा गौर करें, each centriole की बात करते हैं, हर सेंट्रियूल जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। लेकिन 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से क्या मुराद है कि हर एक 9 में से जो एक माइक्रोट्यूब्यूल है वो भी 3 सब माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है। यानी 9 ये हैं, लेकिन 9 में से एक को ले लें तो एक आगे मजीद 3 और माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम सब माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इस तरह अगर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, यानी 9 टोटल होते हैं, मल्टीप्लाई बाय हर एक के अंदर 3 होते हैं, तो 9 3 जा 27। तो इसका मतलब है कि एक सेंट्रोसोम के अंदर, सॉरी एक जो सेंट्रियूल है उसके अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो सेल के अंदर हमें पता है कि पूरे सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियूल्स होते हैं। ये एक सेंट्रियूल है, यहां पर 2 सेंट्रियूल है जो एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल है। तो अगर दोनों की कैलकुलेशन की जाए तो एक में भी 9 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा और दूसरे में भी 9 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो इस तरह 27 इज 54। तो अगर हम बात करें तो एक सेल के अंदर टोटल तकरीबन 54 जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं इस तरह से, राइट। और
अब इनके फंक्शन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है उसके दौरान जब सेल डिवाइड होने लगता है तो सेल के सेंट्रीयूल्स जो है, ये सेंट्रोसोम जो है, इनके सेंट्रीयूल जो होते हैं ये डबल हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, और जब ये डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं तो एक जो ग्रुप होता है, एक जो पेयर होता है वो जो सेल होता है उसके एक पोल की तरफ चला जाता है और दूसरा दूसरे पोल की तरफ चला जाता है। यूं उसके बाद ये दरमियान में खास किस्म के फाइबर रेशे बनाते हैं जो कि सीधे क्रोमोसोम्स तक पहुंचते हैं, और स्पिंडल फाइबर रेशे बनाना वो इन सेंट्रीयूल्स का काम होता है। थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ इसकी एक डायग्राम के लिए थोड़ा सिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है जो डिवीजन के ऊपर आया हुआ है, तो जब सेल डिवाइड करने लगता है तो एक सेंट्रीयूल यहाँ पहुंच जाता है, दूसरा सेंट्रीयूल यहाँ पहुंच जाता है। अब यहाँ दरमियान में क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, तो क्रोमोसोम्स के लिए यहां से इस तरह के खास किस्म के स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ये वो फाइबर हैं जो बनाने में सेंट्रीयूल्स मेन रोल प्ले करते हैं। जब ये इन क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं तो क्रोमोसोम सेंटर से टूट जाते हैं इस तरह से, और आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ, आधे दूसरे पोल की तरफ ये मूव करने लग जाते हैं। इस तरह इन क्रोमोसोम्स को, उसके बाद क्या होता है कि सेल के अंदर एक ग्रूव बनता है, यहां से अंदर की तरफ सेल फोल्ड होता है, उसमें एक ग्रूव से अंदर की तरफ बनता है। यूं याद रखिएगा कि ये ग्रूव बनाने में भी मेन किरदार इन्हीं का है। दे आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रूव। सेल के अंदर यूं ग्रूव बनाते हैं ताकि वो डिवाइड हो सके। उसका इस प्रोसेस को, जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसको हम कैरियोकिनेसिस कहते हैं, और बाद में जो इसका पूरा सेल डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इसको हम साइटोकिनेसिस कहते हैं। इस तरह ये सेल डिवीजन में मेन रोल प्ले करते हैं। आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। बहुत सारे सेलों के अंदर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि सीलिया और फ्लैजेला होते हैं जो कि उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं सेल की। तो ये वहां पर सीलिया और फ्लैजेला बनाने में भी मेन रोल जो है वो किसका होता है, सेंट्रोसोम्स या सेंट्रीयूल्स का होता है। तो ये तो शॉर्ट सा लेक्चर था सेंट्रीयूल्स के मुताबिक। उम्मीद है कि सेंट्रोसोम आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं कुछ आज ईरा और एनएमडिकेट के ऊपर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं उनको देखते हैं। The filament associated with cilia and flagella are formed by microtubules। इसके अंदर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल लगे हुए हैं यही cilia और flagella बनाते हैं। Pattern of organization of microtubule is 9+1। ये 9+1 के रेंज में लगे होते हैं। उसी तरह से ट्यूबुलिन प्रोटीन्स अकर्स इन, ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर जो प्रोटीन होती है उसे ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल में पाई जाती है। नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स इन माइक्रोट्यूब्यूल इज, ये जो एक माइक्रोट्यूब्यूल है इसके अंदर अगेन छोटे वाले फिलामेंट होते हैं जो चलो आप अगली क्लासों में जाकर पढ़ेंगे। उन छोटे फिलामेंट्स की तादाद हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कितनी होती है, वो 13 होती है। यानी अगर हम इनमें से एक माइक्रोट्यूब्यूल को बाहर निकालते हैं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इनमें से एक को मैं अगर बाहर निकालता हूं तो इसके अंदर 13 और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जी। इस तरह से 13 फिलामेंट इसके अंदर पाए जाते हैं तकरीबन। ठीक है जी, इनको कहते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। इन छोटे फिलामेंट्स को कहा जाता है प्रोटोफिलामेंट्स। तो प्रोटोफिलामेंट्स कितने होते हैं? तकरीबन 13 होते हैं। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। Which structure is a network of proteinous cables? कौन सा नेटवर्क ऐसा है जो प्रोटीन केबल्स बना होते हैं? तो ये वाला जो नेटवर्क है जिसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ये स्पिंडल फाइबर असल में प्रोटीन के केबल्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स को दोनों एंड की तरफ पुल कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। जिस तरह बिजली की तारें खंबे के ऊपर होती हैं और एक खंबे से दूसरे खंबे को जोड़ती हैं, बिल्कुल ये इसी तरह से दो पोल के साथ जो है वो खींचते हैं सेंटर में इन आके मिड में जो इनके क्रोमोसोम्स होते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं। होप लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।